मैं नोएडा के एक इलाके में एक प्लॉट पर बने छोटे से झोपड़ी नुमा मकान में रहता था। प्लॉट के मालिक ने प्लॉट की देखभाल के लिए मुझे वहां टिका दिया था। प्लॉट के मालिक की उस प्लॉट पर एक बहुमंजिला अपार्टमेंट बनाने की योजना थी, जिसके लिए बिल्डरों से बात चल रही थी। मुझको महज 8,000 पगार मिलती थी, पर बेकार बैठे रहने के बजाय ये भी बुरा ना था। ना जाने कितने लोग दिल्ली मुंबई जैसे बड़े शहरों में मामूली पगार पर काम करने आते हैं, क्योंकि उनके पास और कोई काम नहीं होता। कईयों को तो काफ़ी खराब हालात में रहना पड़ता है, पर मैं संतुष्ट था। रहने को झोपड़ी थी ही, वही कुछ कच्चा पक्का बनाकर खा लेता था। बिजली पानी की सुविधा 24 घंटे थी, जिसका बिल मालिक अदा करता था। कुल मिलाकर मेरी जिंदगी की गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी। एक दिन सीमा नाम की लड़की से मेरा परिचय हुआ। धीरे धीरे हम दोनों एक दूसरे से मिलने लगे। सीमा से परिचय होने के बाद तो जिंदगी में कोई कमी ही नहीं रह गई थी। बीच बीच में सीमा मेरे पास आती थी और मेरी रातों को गुलजार कर जाया करती थी। मैं अपनी जिंदगी से काफ़ी संतुष्ट था, खासकर सीमा के आने के बाद से। सीमा समय समय पर मुझसे थोड़े बहुत पैसे लेती रहती थी, पर मुझे इसका ज़रा भी अफसोस नहीं था, क्योंकि बदले में मुझे सीमा से काफ़ी कुछ मिलता भी था। परेशानी तब हुई जब सीमा की मांग दिन ब दिन बढ़ने लगी। एक दिन तो उसने मुझसे बड़ी मांग कर दी। राकेश, मुझे 1,00,000 रुपए की सख्त ज़रूरत है। यह उसने मेरे बालों में प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। क्या 1,00,000 रुपये? तुम पागल तो नहीं हो गई हो क्या सीमा? मैंने चौंक कर उठते हुए कहा। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते? पहली बार तुम मुझे मना कर रहे हो। क्या इतना ही प्यार है तुम्हारे दिल में मेरे लिए, या फिर मुझसे मन भर गया है? सीमा ने प्यार से कहा। देखो, जो रकम मेरे बस में है वह मैं तुम्हें दे सकता हूँ, पर 1,00,000 इतने रुपए तो मेरी साल भर की पगार के बराबर हैं। मैंने उसे समझाने की कोशिश की। 10 साल की पगार के बराबर तो नहीं है ना? एकाएक सीमा का रुख बदल गया। अगर मैं पुलिस में शिकायत कर दूं तो 10 साल के लिए हवालात में चले जाओगे। सीसीटीवी कैमरे में सबूत है कि तुम मुझे अपने साथ लाते रहे हो। यहाँ की हर गली नुक्कड़ में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। मेरे कपड़ों पर तुम्हारी करतूत के सबूत भी हैं। वैसे भी आजकल मीटू के चलते बड़े बड़ों की हालत खराब है। फिर तुम्हारी क्या विसात है? यह क्या कह रही हो सीमा? मैंने तो कभी तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं की। तुम पैसे के बदले मेरे पास आती रही हो। मैंने दलील दी। देखो, 1,00,000 रुपए तो मुझे हर हाल में चाहिए ही चाहिए। तुम कैसे इंतजाम करोगे ये तुम जानो। 1 हफ्ते का समय है तुम्हारे पास, कहते हुए सीमा चली गई और मैं हैरान सा उसे जाते हुए देखता रहा। इसके बाद से मैं काफ़ी चिंतित रहने लगा था। मेरी कुल पगार 8,000 महीने थी, जिसमें से 3-4 हज़ार रुपये तो मैं सीमा पर ही लुटा देता था। 1,000-2,000 रुपये घर भेज दिया करता था। बाकी मेरे खाने पीने पर खर्च हो जाया करते थे। पैसों के लिए एकमात्र सहारा मेरा मालिक था, जो 1-2 महीने से ज़्यादा की एडवांस पगार नहीं दे सकता था। तो फिर क्या किया जाए? अगर सीमा ने पुलिस में शिकायत कर दी तो मुझे लेने के देने पड़ जाएंगे। 1 साल पहले ही मैं नोएडा आया था। कोई ऐसा जानकार भी नहीं था जिससे मुझे पैसों की मदद मिल सके। सोच विचार के बाद मेरे दिमाग में एक ही उपाय आया, सीमा को रास्ते से हटाने का, उसकी हत्या कर देना। पर लाश को कहाँ और कैसे ठिकाने लगाऊंगा, ये बहुत बड़ी समस्या थी। काफ़ी सोच विचार के बाद मैंने लाश को प्लॉट के एक कोने में फेंककर खुद पुलिस को सूचित करने की योजना सोची। मैं खुद शिकायत करूंगा तो पुलिस को शक भी नहीं होगा। फिर अगली बार जब सीमा मुझसे मिलने आए तो मैंने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। जैसे तैसे मैंने रुपयों का इंतजाम किया है। आगे से इतनी बड़ी रकम मत मांगना।
मैं गरीब आदमी कहाँ से इतनी बड़ी रकम लाऊंगा, मैंने सीमा को बाहों में भरते हुए कहा। सीमा को इस बात से मतलब नहीं था कि मैंने रुपयों का इंतजाम कहाँ से किया है। मन ही मन उसने सोचा, रुपए तो मैं तुमसे हमेशा मांगूंगी, आखिर मजबूरी में तुम्हें अपना जिस्म देती हूं तो उसका भुगतान तो देना ही होगा। सीमा बोली, अगर जरूरत नहीं होती तो तुम्हें क्यों तकलीफ देती। फिर हम दोनों एक दूसरे के आगोश में समा गए। मैं सोच रहा था कि मैं आखिरी बार सीमा के जिस्म को भोग रहा हूं, इसके बाद तो इसे खत्म कर देना है। इसलिए मैं जमकर उसके बदन का मजा ले रहा था। सीमा सोच रही थी कि आज 1 लाख रुपये लेने के बाद फिर कब उससे रकम मांगनी है। मौका पाकर मैंने सीमा का गला दबा दिया, फिर लाश को एक कोने में जाकर फेंक दिया। मुझको अपने प्लान पर पूरा भरोसा था, इसलिए मैं आराम से सो गया।